क्योंकि ये चीज रह गई, ये टॉपिक रह गया आज का, मैंने दोबारा कोई नहीं करना। ठीक है, इसीलिए इंतजार कर रहा हूँ कि 2-1 मिनट तो जो बाकी के हैं वो आ जाएं, ताकि फिर क्लास को शुरू किया जाए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जिन्होंने यहाँ था क्लास में वो आ चुके हैं, फिर बाकी देख लेंगे साथ साथ, अगर कोई आएगा तो फिर ग्रुप में स्क्रीनशॉट दे देंगे हम लोग। टॉपिक आज का हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। कल हम लोगों ने बड़ी डिटेल में बात की थी वेव्स पे, और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेव के डिफरेंट पैरामीटर्स पे, और डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ साथ हम लोग वेव्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लेके चले। आज का लास्ट, इस टॉपिक के लास्ट 2 एक आर्टिकल हैं आपके, एक तो स्टेशनरी वेव्स का, और स्टेशनरी वेव्स के साथ साथ आपका टॉपिक जो है वो डॉपलर इफेक्ट का। कोशिश करेंगे कि आज इन दोनों को वाइंड अप कर दिया जाए, और उसके साथ ही लाइट वाले पोर्शन को कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाए। तो रिफ्लेक्शन की जब बात करते हैं, उससे पहले आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, दैट इज V इक्वल टू F लैम्डा है। याद रखिए हर तरह वेव्स के लिए एप्लीकेबल है, और की स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन, वेव की स्पीड डिपेंड करती है किस पे? वेव की स्पीड डिपेंड कर रही होती है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे, जिस मटेरियल, ठीक है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज में से, जिस मटेरियल में से क्या होना है, वेव ने पास होना होता है। याद रखिएगा मेरे और आपके दरमियान मेरे और आपके दरमियान अगर हम लोग क्लास में बैठे होते थे तो हमारे दरमियान एयर एज ए मीडियम है। मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कुछ और है, आप लोगों की आवाज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कुछ और है, लेकिन हमारे दरमियान जो कि मीडियम सेम होता था, लिहाजा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कुछ भी हो, उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता था? कांस्टेंट रहा करता था। यानी हम कह सकते हैं कि जो मीडियम है वो बता रहा होगा स्पीड के बारे में। स्पीड ऑफ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द मीडियम या प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। मीडियम, अब मीडियम किस तरह के होते हैं? नंबर 1 रेयर मीडियम, एंड नंबर 2 डेंजर मीडियम। अब रेयर मीडियम क्या होगा? लो डेंसिटी, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंजर मीडियम की बात करें, हाई डेंसिटी और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी हम कह सकते हैं कि रेयर या डेंजर होना ये रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हवा की और पानी की, तो हवा क्या है? रेयर, पानी क्या है? डेंजर। इन दोनों के रिलेटिव ये आ जाएगा। अगर मैं बात करूं पानी और ग्लास की, वाटर एंड ग्लास, तो वाटर क्या है? रेयर,
ग्लास क्या है? डेंजर। कंपैरेटिव टर्म्स आ गए, समझ आ गई बात की। जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें ना, रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है पलट आना। यानी हम लोग कहते हैं कि रिफ्लेक्शन को प्रॉपर डिफाइन करें तो क्या कहते हैं कि जब कोई एक चीज किसी एक मीडियम में से गुजरती हुई किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे हिट करती है तो वहां से वापस आ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। यानी क्या बात कही मैंने? अब चूंकि वेव्स को डिस्कस कर रहा हूं तो क्या कहूंगा, जब कोई वेव किसी एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे हिट करेगी तो वहां से वापस पलट आएगी। अब केसेस कितने होंगे? कुछ केसेस हैं। नंबर 1, वेव ट्रेवलिंग या wave moving in rare medium and incident on denser medium। हमने क्या किया, वेव्स को लिया जो मूव कर रही हैं रेयर मीडियम और इंसिडेंट होती है किस पे? डेंजर पे। यानी ये सिचुएशन, एक स्लिंकी स्प्रिंग ले लिया और इस स्लिंकी स्प्रिंग को एक रिजिड स्पोर्ट के साथ बांध दिया, कस के बांध दिया। अब यहाँ पे हम्प पैदा किया गया, ये वेव ट्रेवल करती हो जाएगी यहाँ पे, मूव करती हुई जब जाके टकराई कहाँ पे? तो क्या होगी? अब चूंकि रिजिड स्पॉट है और रिजिड स्पॉट रिएक्शन की फोर्स अप्लाई करेगी, ये जहां पे जाके टकराएगी ये उसकी उस फोर्स को बियर करके रिएक्शन की फोर्स अप्लाई करेगी, ये सिचुएशन बना देगी। यानी हम क्या कहेंगे कि उसने क्या किया, रिएक्शन की फोर्स को अप्लाई कर दिया। जब रिएक्शन की फोर्स को अप्लाई किया, अगर क्रस्ट जाके टकरा रहा था तो वापस ट्रफ आएगा, अगर ट्रफ जाके टकराएगा तो वापस क्रस्ट आ रहा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में फेज चेंज हुआ, रिफ्लेक्ट बैक विद फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री और पाई रेडियन। ठीक है। दूसरे नंबर पे जब हम लोग बात करते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या चीज आ जाती है कि जी वेव मूविंग इन डेंजर मीडियम इंसिडेंट ऑन रेयर मीडियम। तब क्या होता है, यानी अब उसने मूव करना है किस में? डेंजर मीडियम में, और इंसिडेंट होना है उसने किस पे? रेयर मीडियम। तब क्या सिचुएशन होगी? अगेन वही स्लिंकी। अब स्लिंकी के साथ आपने एक धागा ये सिचुएशन होगी। अब ये स्लिंकी क्या है? डेंजर। ये थ्रेड क्या है? रेयर। जब आपने क्या किया, इसमें एक हम्प क्रिएट किया, जर्क दिया इसे, ये मूव करता हुआ जब यहां पे जाएगा, इसकी पोजीशन को बदल देगा। अब मुझे बताओ, ये डेंजर था, ये रेयर है। जब रेयर है तो क्या ये रिएक्शन की फोर्स अप्लाई करेगा? कभी भी नहीं करेगा। जब रिएक्शन फोर्स नहीं होगी, और रिफ्लेक्शन का तो आपको पता है कि अंडरस्टूड है, उसने वापस आना ही आना है। इसका मतलब है जब किसी किस्म की रिएक्शन की फोर्स
नहीं आई तो फिर क्या होगा, वो जिस तरह गया था टकरा के वापस वैसे ही आ गया। यानी अगर क्रस्ट जाके टकरा रहा है तो क्रस्ट ही वापस आ रहा है, अगर ट्रफ जाके टकरा रहा है तो ट्रफ ही वापस आएगा। यानी हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्ट बैक विद 0 डिग्री और 0 रेडियन। ठीक है, ये 2 पॉइंट अहम हैं। यानी मैं क्या कह सकता हूं शॉर्ट करने के लिए, कि अगर कहां से कहां पे जाए, रेयर से डेंजर में जाए तो क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होना है विद, और अगर डेंजर से किस में जाए, रेयर में, तो रिफ्लेक्ट बैक विद 0 डिग्री। These are the two basic parameters about reflection of waves. सही है जी, क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों सर को? यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं अप्लाई होगा फोर्स का? कहाँ कहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन? वेव्स का, आपने बताया ना कि यहाँ पे वेव रिएक्शन की फोर्स नहीं लगेगी, तो एक्शन और रिएक्शन तो वो मतलब वो हमेशा। यहाँ वो यहाँ पे होगा ना। देखो वो बॉडीज की आप बात कर रहे होते हो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के हवाले से, यहाँ पे आप बात कर रहे हो किस पे? यहाँ पे तो एक रिएक्शन ही नहीं है। देखो ना, आप लोगों ने कभी गौर किया हो ना कि आपने कीचड़ में चलना हो या पानी पे पाओगे ना, आपका वेट तो होगा लेकिन आपको रिएक्शन नहीं मिल रहा होगा कि जिसकी वजह से आप बैलेंस हो सकते हो। हाँ, अगर आप उसके ऊपर खड़े हो सकते हो, क्यों? क्योंकि रिजिड स्पॉट आ गई, वो रिजिड आ गया नीचे, वहां उसने रिएक्शन की फोर्स पैदा कर दी जिसकी वजह से आपका वेट और रिएक्शन की फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, चीजों को मिक्स नहीं करो, यहाँ पे और चीज है, वहां पे कुछ और चीज है। यहाँ पे होगा कि जब ये जाके टकराएगी, मींस ये फोर्स लगाएगी, वो उस फोर्स को बियर करेगी, टूटेगी नहीं, इन रिटर्न उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, रिएक्शन अप्लाई कर देगा। लेकिन यहाँ पे तो ये, और रिएक्शन हमेशा रिजिड बॉडी का होता है। यहाँ पे ये थ्रेड जो था ये तो रेयर है ना इसके मुकाबले में, इसका मतलब है ये रिएक्शन भी अप्लाई नहीं करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये दीवार है, आपने इस पे पंच किया, हिट किया, उसने रिएक्शन की फोर्स लगाई, आपके हाथ को उसने डैमेज किया। लेकिन अगर यहाँ पे आपने वो फॉर्म सा लगाया होता मैट्रिक्स, फिर पंच करते तो फिर कुछ भी नहीं होना था। क्यों? है उसका रिएक्शन उतना ज्यादा हुआ करता है, और जितनी फ्लेक्सिबल हुआ करेगी उसका रिएक्शन उतना कम हुआ करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें याद रखने वाले 2 पॉइंट मेजर यही वाले हैं। ठीक है, बहुत अहम पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। आगे चल रहा हूँ स्टेशनरी वेव्स पे। ठीक है, जल्दी से जरा। सर रिफ्लेक्शन की कंडीशंस हैं कि ये पता चलता है कि रिफ्लेक्शन होगी कि नहीं होगी? देखो रिफ्लेक्शन जो है ना, रिफ्लेक्शन उसने तो वापस आना ही आना है। ठीक है ना, वो जब आप लोग आपके जहन में ना असल में चीज बैठी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए आपके पास किसी ब्राइट, किसी चमकदार चीज का होना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे है वेव्स की, और वेव्स का रिफ्लेक्शन का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, पलट आना। इसका मतलब है रुकावट कुछ भी आ जाएगी, ये टकरा, जिस तरह देखो ना, एक बॉल को आपने थ्रो किया, उसके रास्ते में कोई भी रिजिड स्पॉट आ जाएगी तो वो टकरा के वापस पलट आएगी। यानी रिफ्लेक्शन का डिक्शनरी मीनिंग आप यही कहोगे कि इसने वापस पलटना ही पलटना। अब वो पलटेगी किस लिहाज से, अगर तो सामने डेंजर होगी तो वापस पलटेगी फेज 180 पे चेंज कर, बगैर किसी फेज चेंज के वापस पलट आएगी।
ठीक है, that is about stationary waves. जी, स्टेशनरी वेव्स क्या होती है? आज सुना है कि वो सूरज ग्रहण भी लगा हुआ है। जी सर। तो यस सर, लगा हुआ है। देखा तो नहीं ना आप लोगों ने? सर मैंने देखा। चलो जी, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग किस पे? स्टेशनरी वेव्स पे। स्टेशनरी वेव पढ़ा था कि जब दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव सेम मीडियम में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल वेव्स बनती, इन्हें नाम दिया जाता है किसका? स्टेशनरी वेव्स का, या जिन्हें स्टैंडिंग वेव्स भी कहा जाता है। इसकी मिसाल मैं अक्सर इस तरह दिया करता हूं कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि डोरी बांधी होती है, आप लोगों ने रस्सी सी बांधी होती है कपड़े वगैरह खुश्क करने के लिए, फैलाने के लिए, तो इस तरह होगी। ठीक है, अगर तो वो रस्सी ढीली है ना, आप उसे ऊपर से खींच के छोड़ते हो तो वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है इस तरह ऊपर नीचे। अगर तो रस्सी ढीली है तो वो आपको वाज़े तौर पे ऊपर मीन पोजीशन पे, नीचे फिर मीन पोजीशन पे, ऊपर, इस तरह ऑसिलेट करती हुई नजर आती है। जिस तरह आप लोगों ने कभी देखा हो ना, पंखे को ऑन करो तो अगर पंखे की स्पीड बहुत स्लो होगी ना, तो बहुत स्लो स्पीड पे पंखे के विंग्स आपको अलग अलग नजर आएंगे। अच्छा, ये घूमता हुआ यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे पंखे की स्पीड बढ़ेगी तो पंखे की स्पीड जब एक खास घूमने की स्पीड पे पहुंचेगा ना, तो फिर आप उसके विंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे, आपको एक सर्कल सा बनता हुआ नजर आएगा, कलेक्टिव इफेक्ट नजर आ रहा हो। बिल्कुल इसी तरह आपने इसे खींच के ऊपर छोड़ा, ये पोजीशन थी इसकी। अब आपको पता है ना, एक वाइब्रेशन जब कंप्लीट होती है तो 4 स्टेप होते हैं। ये टाइम 0 था। जैसे ही आपने इसे छोड़ा तो टाइम जैसे ही t/4 होगा, ये वापस मीन पे आएगा। ठीक है, जैसे ही टाइम t/2 होगा, ये इस तरफ को चला जाएगा, ऐसे ऐसे t/2। जैसे ही टाइम t होगा, ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, 3t/4 होगा। और जैसे ही टाइम t हुआ, ये दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि रस्सी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे थी, मीन पोजीशन पे आएगी, लोअर मीन एक्सट्रीम पे जाएगी, फिर मीन पे आएगी, इस तरह ऑसिलेट करती रहेगी अपनी मीन पोजीशन पे। यानी ये 4 स्टेप हो रहे होते हैं। और जब जहां से चला वापस वहीं पे पहुंच गया, यानी क्या होगा, रस्सी यहां से इधर को आई 1 स्टेप, यहां से इधर को गई 2 स्टेप, यहां से इधर को गई 3 स्टेप, यहां से यहां पे गई 4 स्टेप, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। अब ये बड़ा स्लोली हो रहा होगा, आराम आराम से। लेकिन अगर आप रस्सी को टाइट करते जाओगे ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उसकी ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती रहेगी। आपने रस्सी को बहुत टाइट कर दिया और फिर खींच के छोड़ा, तो फिर एक खास फ्रीक्वेंसी पे जब ये ऑसिलेट करेगी तो आपको रस्सी ऐसी नजर आएगी। क्या रस्सी का ऐसे हो जाना इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रस्सी 2 हिस्सों में बट गई? नहीं, बल्कि क्या हुआ, यही 4 स्टेप परफॉर्म हो रहे हैं।
लेकिन अब इनके स्टेप के परफॉर्म होने की फ्रीक्वेंसी, स्पीड, टाइम इतना कम हो गया, ये तेजी से ऑसिलेट करना शुरू होगी, हमें ये लूप बनता हुआ दिखाई देना शुरू। और ये जो लूप बनता हुआ दिखाई दिया, ये एक खास फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा। इन वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट आर द स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। इज इट क्लियर? समझ रही बात की? अब हम लोगों ने ये देखना है कि इन वेव्स में पैरामीटर्स क्या हैं, कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो हम लोग, मैं इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, एक आधी डायग्राम के साथ ही आपको इसे क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा ताकि ये चीजें जहन में बैठ जाएं। अब मीडियम के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मुसलसल ऑसिलेट कर रहे होते हैं। यानी अगर हम लोग देखें, फर्ज करो मैं यहां पे पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट 246 ले लिया, 246, फर्ज किया ये ऐसे है, ये अबव द, और ये स्टार्टिंग में ये पोजीशन है, ठीक है, यहां पे टाइम टी क्या है? 0। ये सिचुएशन आ गई 246, यहां पे टाइम क्या हो गया? T/4। ऐसे ही होगा ना, जरा गौर से देखिएगा। फर्ज करो ये जो ब्लू वाला मार्कर है मेरे पास, ये जो ब्लू वाला मार्कर है, ये 2 और 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, जब एक स्टेप गुजरेगा तो इसने वापस मीन पोजीशन पे आ चुका होना ना नीचे। और इसी तरह ये ब्लैक वाला 4 है, ये लोअर एक्सट्रीम पे है, जब एक स्टेप गुजरेगा तो ये मीन पे जा चुका होगा। यानी ये सिचुएशन ऐसी हुई, ये ऐसे था ना, ये ऐसे हो जाएंगे, मीन पे आ जाएंगे। अगले स्टेप में क्या होगा? 2 4 6, ये कहां पे आ जाएंगे? ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यानी जरा गौर से देखिएगा, ये क्या था? ब्लू वाला 2 4, ब्लैक वाला 2 6, ब्लैक वाला 4, एक स्टेप गुजरा, ये यहां पे आ गए, अगला स्टेप गुजरा, ये यहां पे चले गए। यानी ये कहां पे था? एक्सट्रीम, अपर एक्सट्रीम, मीन पे आया, लोअर एक्सट्रीम पे चला गया, फिर कहां पे जाएगा? मीन पे, फिर कहां पे चला जाएगा? अपर एक्सट्रीम पे। यानी ये सिचुएशन आ गई इस तरह, ये बनेगा टाइम T/2, 2 4 6, ये आ जाएगा 3T/4, और यहां पे चलोगे आप लोग 2 4 6, ये दोबारा से अपनी मीन इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यानी ये सिचुएशन इस तरह बनेगी, देखो ये रेड वाला 2 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक वाला 4 को। ये सिचुएशन ऐसे बनेगी, एक स्टेप गुजरेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे मीन पे, दूसरा स्टेप गुजरेगा तो यहाँ पे चले जाएंगे, तीसरा स्टेप गुजरेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, चौथा स्टेप गुजरेगा तो ये चले जाएंगे। यानी ये मुसलसल पार्टिकल्स इसी तरह क्या करते रहेंगे? ऑसिलेट करते रहेंगे। और अगर मैं इनकी समझने के लिए, सहूलत के लिए एक डायग्राम बनाना चाहूं, यहां पे आ जाएंगे, ये इस 2 6 का नेट ले लिया मैंने, कम होते होते यहां से ये इस तरफ में चले जाएंगे, ठीक है। यहां से ये चलते चलते यहां पे, और यहां से ये चलते चलते, ये मैंने किसका बनाया? 2 और
6 का। अब 4 का क्या बनेगा, यहां से, चलो यहां से ले लेते हैं, ये चीज बन गई, यहां से ये बन गई, यहां से ये बन गई, 4 स्टेप कवर हो गए, लूप बन गया ना, 4 स्टेप कवर हो गए। 4 स्टेप कवर होने का मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने का मतलब टाइम पीरियड की इक्वल टाइम निकला। और अगर आप देखो जब एक वेवलेंथ कंप्लीट हुई, कितने लूप बन रहे हैं, 2 लूप बन रहे हैं। इसका मतलब है 2 लूप के मिलने से हमेशा एक वेव बना करेगी। अब अगर मैं वेव को ड्रॉ करूं, जरा बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा ताकि कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएं एमसीक्यूज के लिए। ये वेव आ गई, ठीक है, इसे लेके चलो आगे। ये सिचुएशन आई। अब देखो बार बार आप लोगों को बताया कि 4 स्टेप के कंप्लीट होने से एक वेव बनेगी, यहां तक आप पहुंचोगे, एक क्रस्ट एक ट्रफ कंप्लीट वेव, इसका मतलब है 2 लूप्स के बनने से एक कंप्लीट वेव बना करती है। ये जो पॉइंट्स होती हैं ना, ये पॉइंट्स कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं करते, ये पॉइंट हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। इन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होते हैं ये अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस मुसलसल क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। दीज पॉइंट्स आर नोन एज एंटी नोड्स, ठीक है, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स बोलते हैं। इज इट क्लियर, इन पॉइंट्स को नोड, और ये हमेशा अपनी जगह पे क्या रहते हैं, फिक्स, और किसी भी किस्म की अच्छा याद रखिएगा, 2 पॉइंट्स के आप लोगों को बताया था कि स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी 2 पॉइंट्स के दरमियान कन्फाइंड रहती है, और ये जो नोड्स होते हैं इन्हीं के दरमियान एनर्जी कन्फाइंड रहती है। हाँ, यहाँ से क्या हो रहा होगा, मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन पे आते वक्त आपको पता है एक्सट्रीम पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे ही वो मूव करती हुई मीन पे आएगी तो किसमें चेंज हो जाएगी, काइनेटिक में। यानी काइनेटिक पोटेंशियल इंटर कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन रहती इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में ही है। इज इट क्लियर। अच्छा, अब यहां से देखो, मैं फिर एक चीज यहां पे कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बल्कि स्टेशनरी वेव कह दो ज्यादा बेहतर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। जितनी लूप्स की तादाद ज्यादा होगी उतनी स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। फिर दूसरे अल्फाज में ये भी लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ stationary wave is inversely proportional to, बल्कि फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ लिखोगे, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। जितने लूप्स की तादाद ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ करेगी, और जितनी लूप्स की तादाद ज्यादा हुआ करेगी वेवलेंथ उतनी कम हुआ करेगी। अच्छा, अब जरा यहां से देखिएगा, इस मैंने बताया कि ये टोटल 4 स्टेप है। देखो, ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, इसी को मैंने कहा हुआ है ना, ये तीसरा स्टेप, और ये चौथा स्टेप। 4 स्टेप के मिलने से एक कंप्लीट वेव बनती है। अगर मैं एक नोड से अगले नोड तक या एक एंटी नोड से अगले एंटी नोड तक के डिस्टेंस की बात करूं,
ये तो 2 स्टेप होंगे ना, और जब 2 स्टेप होंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, हाफ लैम्डा होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव एंटीनोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, हाफ लैम्डा के बराबर, क्योंकि एक नोड से अगले नोड या एक एंटी नोड से अगले एंटी नोड तक 2 स्टेप होते हैं। और अगर मैं बात करूं एक नोड से अगले एंटी नोड या एक एंटी नोड से अगले नोड, ये तो एक एक स्टेप बनेगा ना, और ये एक स्टेप किसके बराबर होगा, लैम्डा बाय 4 के। कैसे लिखूंगा, ये माइक ऑफ करो। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटीनोड is equal to distance between antinode and next node, that will be equals to lambda by 4, क्योंकि ये एक स्टेप हुआ करता है। इज इट क्लियर, समझ आ गई बात की, कोई मुश्किल? क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब ये तो आगे हमारे पास कुछ बेसिक पैरामीटर रिगार्डिंग स्टेशनरी वेव्स, के स्टेशनरी वेव्स हैं क्या, कैसे कैसे पैदा होती हैं, और कौन कौन से इसकी बेसिक पैरामीटर्स है। अब हम लोग बात करेंगे, अच्छा स्टेशनरी वेव्स भी ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेशनरी वेव्स 2 तरह की, एक होती हैं ट्रांसफर्स स्टेशनरी वेव्स और एक होती हैं लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल स्टेशनरी वेव्स। तो ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स में मैंने बताया था कि जो रस्सी में वेव्स पैदा होती हैं वो ट्रांसफर्स स्टेशनरी वेव्स होती हैं, और जो एयर कॉलम में पैदा हो रही होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल। तो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी भी इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है, जल्दी से जरा। जल्दी से चले, ठीक है जी। बात कर रहे हैं स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे। अच्छा जी, स्टेशनरी वेव्स की जब बात करेंगे ना, तो जरा बड़े ध्यान से इसे समझना है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे हासिल की जा सकती है,
कि कैसे नोड्स की बेस पे या एंटी नोड्स की बेस पे ही आप पता चला दिया करोगे कि भाई यहाँ पे ये कौन सी स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव रस्सी की है या स्टेशनरी वेव एयर कॉलम की है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन पे, यानी फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। होता क्या है कि ये हमारे पास एक रस्सी है, तनी हुई रस्सी है, स्ट्रेच्ड है, खींची हुई है, ठीक है। आपने क्या किया, और इस रस्सी की लेंथ है L, L लेंथ है। आपने क्या किया, इस रस्सी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया और मिड पॉइंट से इसे खींचा ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ खींचा तो ये सिचुएशन बन जाएगी। अब जैसे ही आपने इसे खींचा ऊपर की तरफ, अब ये दोनों रिजिड स्पॉट है। अब होगा क्या, जब आपने इसे खींचा ऊपर की तरफ, जरा गौर कीजिएगा, तो ये एक ट्रांसफर वेव्स पैदा हुई, ये इस तरफ हो जाएगी। अब रस्सी में पैदा हो रही है, तो रस्सी क्या है, रेयर मीडियम, या रिजिड स्पॉट क्या है, डेंजर मीडियम। इसका मतलब है ये ट्रांसफर वेव्स मूव करती हुई रेयर से डेंजर में जाके टकराएगी। जब जाके टकराएगी तो पलटेगी वापस विद फेज चेंज ऑफ 180। ये आ गई। इसी तरह इस साइड वाले पोर्शन को देखोगे, तो जब आपने रस्सी को ऊपर की तरफ खींचा तो ये वेव इधर को भी जाएगी, और ये भी सेम सिनेरियो। क्या हो रहा है, रेयर मीडियम में ट्रेवल करती हुई डेंजर पे टकराएगी तो पलटेगी वापस। तो जैसे ही पलटेंगी तो खास फ्रीक्वेंसी पे ये मिलके क्या कर देंगी, लूप्स बना देती हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने लूप्स बने। यहाँ पे सिर्फ एक लूप बन रहा है, एक से कम लूप नहीं बन सकेंगे, कम से कम एक लूप ही बनेगा। इसका मतलब है, आप लोगों को मैंने बताया था कि नंबर ऑफ लूप फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ लूप्स के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब लूप्स की तादाद मिनिमम होगी, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इज इट क्लियर, समझ आ गई बात की। अब यहां से लेके यहां तक, एक नोड से लेके अगले नोड तक डिस्टेंस, इसका मतलब है जो लेंथ है वो λ1/2 के बराबर है। अच्छा, अब इसमें और पैरामीटर जरा देखिएगा, एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। इसमें नोड्स कितने आ रहे हैं, 2। एंटी नोड कितने आ रहे हैं, 1। ठीक है। अगर मैं यहां से λ1 को सेपरेट करूं तो क्या बन जाएगा, 2L/1। और अगर मैं F1 कैलकुलेट करूं तो V/λ1 इक्वल्स टू V/2L। और हमें पता है क्या, एज V इक्वल्स टू √F/m, where F is tension in string और m equals to mass in unit length of string। सही है। और इसका मतलब है फिर ये फार्मूला बन जाएगा F1 1/2L √F/m। दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब यहां पे देखिएगा, यहां से
अगर मैं नोड और एंटी नोड की रेशो मालूम करूं तो ये हमेशा 1 से बड़ी आएगी। अब ये सारे पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये एमसीक्यूज हैं, अभी बताऊंगा आप लोगों को कि किस बेस पे ये एमसीक्यूज बनेंगे। ये तो आ गया फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब बात करते हैं किस पे, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। समझ आ गई बात की। अच्छा मुझे बताओ, जब एक लूप बनता है तो कितनी वेव होती है, वेवलेंथ का कितना हिस्सा होता है? आप लोगों को बताया था ना कि दो लूप के मिलने से एक वेव बनती है, लैम्डा बनेगा। तो अगर एक लूप होगा तो आधी वेव होगी। अच्छा यहां पे मैंने क्या किया, उसी रस्सी को पहले कितने हिस्सों में तकसीम किया था, 2 हिस्सों में। अब मैंने रस्सी को क्या किया, 4 हिस्सों में तकसीम किया और चौथे हिस्से से खींच के छोड़ा। जब चौथे हिस्से से खींच के छोड़ूंगा ये चीज बन जाएगी। कितने लूप बन गए, 2। अच्छा अब इसमें देखिएगा ये कितना आएगा, इसकी टोटल लेंथ तो वही है ना L, ये कितना आएगा λ2/2, ये कितना आएगा λ2/2। अच्छा इसमें नोड कितने आ रहे हैं, 1 2 3 नोड आ गए 3, एंटी नोड कितने आ गए, एक ये एंटी नोड है, एक ये एंटी नोड है, दैट इज 2। ठीक है, और अगर आप देखो λ2 अलग करोगे तो ये बन जाएगा 2L/2 और F2 किसके बराबर आ जाएगा, V/λ2 दैट इज V/2L/2 and F2 equals to 2V/2L means 2F1। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप रस्सी को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हो और 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करके चौथे हिस्से से खींच के छोड़ते हो तो 2 लूप तब बनेंगे जब इसके वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी का डबल होगी। यानी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 आती है कि 50 पे एक लूप बन रहा है और ये 100 होगी, एग्जैक्ट 100 होगी, तब 2 लूप बनेंगे। अगर 100 से कम हो, 99 हो जाए या 101 हो जाए तो कभी भी लूप नहीं बने, 2 लूप नहीं बनेंगे। समझ आ गई बात की। इसको हम लोग जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है ना, इसको हम लोग हार्मोनिक्स भी बोलते हैं, इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है ना, इसे हम लोग क्या सेकंड हार्मोनिक भी कहते हैं और इसको फर्स्ट ओवरटोन भी कहा जाता है। समझ आई बात की। इसी तरह चलते जाएंगे तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या आएगा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब रस्सी को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम करोगे, छठे हिस्से से खींच के छोड़ोगे, ये छठा हिस्सा आ गया, ये चीज बन जाएगी, 3 लूप बन जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे मैं कुछ एमसीक्यूज बताना चाह रहा हूँ आपको, ये डिवाइड करने के हवाले से ना, अभी बताता हूँ। ये आ गया, इसका मतलब है देखो फर्स्ट था ना, λ3 किसके बराबर आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा। λ1 था तो 2L/1, λ2 है तो 2L/2, λ3 है तो 2L/3। ठीक है, तो F3 किस, और जरा देखिएगा
जितने लूप बन रहे थे, कितने लूप थे? एक लूप, एक एंटी नोड आ गया, उससे एक ज्यादा नोड आ गया। एक लूप बन रहा था तो एक एंटी नोड, दो नोड, दो लूप बन रहे थे तो दो एंटी नोड, तीन नोड। यानी जितने लूप बन रहे थे उससे नोड एक ज्यादा था और एंटी नोड उतना ही था। अब यहाँ पे क्या आएगा? नोड आ जाएंगे 4 और एंटी नोड आ जाएंगे 3। और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो नोड और एंटी नोड की रेशियो 1 से ज्यादा है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो नोड और एंटी नोड की रेशियो 1 से ज्यादा है। और अगर आप देखो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन था तो क्या आ गया? F1, सेकेंड है तो 2F1, F3 क्या आ जाएगा? 3F1। इसे हम लोग थर्ड हार्मोनिक भी बोलते हैं। और इसको सेकेंड ओवरटोन। याद रखिएगा, जितना हार्मोनिक्स होता है, जितना हार्मोनिक्स हुआ करेगा, अगर आप देखिए एमसीक्यू सुनिएगा बड़े ध्यान से भाई, जितना हार्मोनिक है उतने एंटी नोड होंगे, उससे एक ज्यादा नोड होगा, उससे उतने लूप हुआ करेंगे, उससे एक कम ओवरटोन हुआ करेगा। अब जरा गौर से देखिएगा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, सेकंड हार्मोनिक है, दो लूप बन रहे हैं, दो एंटी नोड है, एक ज्यादा नोड है, उससे एक कम ओवरटोन। इसी तरह चलते चलते अब जरा गौर से देखिएगा, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, nth mode of vibration, nth mode of vibration means nth harmonic और n-1th ओवरटोन। क्योंकि एक कम होना है ना, ये सारे एक ही के नाम है। सही है? इसका मतलब है जितना हार्मोनिक उतने एंटी नोड, उतने लूप, उससे एक ज्यादा नोड। अब जरा गौर से देखिएगा, इसका मतलब है नोड कितने आ जाएंगे? n+1। एंटी नोड कितने आ जाएंगे? n। लैम्डा n क्या बन जाएगा? जरा बड़े गौर से देखिएगा बड़े ख्याल से। फर्स्ट था 2l/1, 2l/2, 2l/3। nth है 2l/n। fn कितना आ जाएगा? nf1, where n equals to 1, 2, 3, 4, 5 and so on। समझ आ गई बात की? अब इसे अगर आगे लेके चलूं मैं, तो इसका मतलब है मेरे पास F1 आ रहा है, मेरे पास फ्रीक्वेंसीज कौन सी आ रही हैं? फर्स्ट मोड है F1 आ रहा है, सेकंड मोड है तो 2F1 आ रहा है, थर्ड मोड है तो 3F1, 4F1। यानी फंडा F1 का कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। दिस सीरीज इज नोन एज हार्मोनिक सीरीज। इज इट क्लियर जी? समझ आ गई बात की? ये जो ओवरटोन स्टार्ट होते हैं ये सेकंड हार्मोनिक से स्टार्ट होंगे, फर्स्ट हार्मोनिक से ओवरटोन नहीं होता जी। यहां तक अब देखो, ये मैंने नंबर ऑफ एमसीक्यूज लिखवा दिए, ये भी एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, मैंने रस्सी को दो हिस्सों में तकसीम किया, रस्सी को दो हिस्सों में तकसीम किया तो एक लूप बना, रस्सी को चार हिस्सों में तकसीम किया तो दो लूप बने, 6 हिस्सों में तकसीम किया तो 3। इसका मतलब है जितने हिस्सों में रस्सी तकसीम कर रहे हो उससे आधे लूप बन रहे हैं।
अगर मैं रस्सी को 50 हिस्सों में तकसीम करता हूँ तो कितने लूप बनेंगे? 25। मैं रस्सी को 100 हिस्सों में तकसीम करता हूँ तो कितने लूप बनेंगे? 50। फिर दूसरे अल्फाज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई जितने हिस्सों, जितने लूप बन रहे होते हैं, रस्सी उससे डबल हिस्सों में तकसीम हुई होती है। अगर लूप 1 बन रहा है तो रस्सी 2 हिस्सों में तकसीम, अगर लूप 10 बन रहे हैं तो रस्सी 20 हिस्सों में तकसीम हुई होती है। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया जी? कोई मुश्किल नहीं। अब यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। इसी पे मैं अब उसे डिस्कस करूंगा, क्या नाम, एयर कॉलम को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सर फिर इसका कंपैरिजन करके बताता हूँ आप लोगों को भी जी। सर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 L over 1 ये कैसे आया? कौन सा? ये वाला? और ये देखो ना, ये 2 इधर यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2 ही होगा ना, क्योंकि एक लूप बन रहा है। तो एक लूप बन रहा है तो लैम्डा बाई 2 होगा ना, तो लैम्डा बाई 2 तो एल के बराबर है जितनी रस्सी की लेंथ है। तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा 1 इक्वल टू 2L, बटे के नीचे 1 लिख दो उसको। ठीक है? यस सर। सर ये बटे के नीचे 1 क्यों लिखेंगे? एक सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने लिखा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। यानी देखो 1, लैम्डा 1 था तो 2L ओवर 1 आ गया, जब लैम्डा 2 था तो 2L ओवर 2 आ गया, लैम्डा 3 था तो 2L ओवर 3 आ जाएगा। एक सीक्वेंस बन गई कि जितना हार्मोनिक्स होगा बटे के नीचे उतना आया, उतना नंबर आ जाया करेगा। एक एमसीक्यू लिखिएगा जी। इफ a string of length L is vibrating in M segments, L over M will be option A, lambda 2 lambda, lambda by 2, lambda by 4। हाँ जी बताइएगा जरा। जी बताइएगा जरा, क्या आंसर आएगा? बोलिएगा। माइक ऑन करके बोला करो ना, मैसेज बार बार देखने पड़ते हैं अदरवाइज। लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाई 2 कैसे आएगा? लैम्डा बाई 2, हाँ जी कोई बताएगा? सर लैम्डा m इक्वल्स टू 2L ओवर m आएगा ना, तो L ओवर m इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 उधर जाके डिवाइड हो जाए। नहीं नहीं, कैसे? लैम्डा, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, लैम्डा n इक्वल्स टू 2L ओवर n, हाँ हाँ तो लैम्डा m इक्वल्स टू 2L ओवर m। ठीक है, गुड, तो फिर ठीक है। इसे इसकी एक और टेक्निक से भी देखिएगा। देखो यहाँ पे एक लूप बन रहा था ना, यानी रस्सी में एक लूप बन रहा था, तो इसे मैंने लिखा था L इक्वल्स टू 1 टाइम ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी एक लूप तो लैम्डा बाई 2 होता है ना,
यहाँ पे 2 लूप बन रहे थे ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कितना, L इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये देखो ये और ये इसे 2 दफा करके लिखिए। एक रस्सी को जब आपने m सेगमेंट में चेंज किया तो एक सेगमेंट तो लैम्डा बाई 2 होता है ना, यानी एक लूप लैम्डा बाई 2 होता है। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं कि जी जो टोटल रस्सी की लेंथ है वो असल में m इंटू लैम्डा बाई 2 है, क्योंकि एक लूप लैम्डा बाई 2 होता है और m लूप बन रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे तो l ओवर m किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। गुड हो गई, शाबाश। ठीक है, ये याद रखोगे आप लोग कि एक लूप लैम्डा बाई 2 होता है। रस्सी में 50 लूप बनेंगे तो 50 इंटू लैम्डा बाई 2 कर दोगे, 100 लूप बनने तो 100 इंटू लैम्डा बाई 2 कर दोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, और फिर मैं आप लोगों को इसी पे सॉल्व करवा रहा हूँ पेयर कॉलम पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है जी, अब बात कर रहे हैं हम लोग स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। याद रखिएगा तनी हुई रस्सी में नोड्स की तादाद हमेशा एंटी नोड की तादाद से एक ज्यादा होती है। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स इन, जब हम एयर कॉलम की बात करते हैं तो एयर कॉलम में हमारे पास पाइप आ जाता है, ऑर्गन पाइप। अब वो पाइप की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, दोनों एंड से ओपन भी हो सकता है और एक एंड से क्लोज भी हो सकता है। तो हम लोग बारी बारी दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे किस पे, ओपन एंड पाइप पे। ओपन एंड्स पाइप, सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट मोड, या इसको फंडामेंटल मोड भी कहते हैं ऑफ वाइब्रेशन, और इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। देख रहे हैं जी हम लोगों ने कि पाइप की क्या सिचुएशन होगी। पाइप में सिनेरियो ये बनेगा आपके पास, ओपन एंड पाइप है, लेंथ एल ही है, और आपको पता है जो ओपन एंड होता है वहां पे मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल होती है। जब मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो तो वहां पे हमेशा एंटी नोड बनता है, और जहां पे पाइप क्लोज हो जाएगा वहां पे मॉलिक्यूल्स की मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वहां पे मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होती, लिहाजा वहां पे क्या होगा, हमेशा नोड बना करेगा। यानी यहां पे अगर आप देखो तो सिनेरियो इस तरह होगा, ये कितने लूप बने यहाँ पे, आधा लूप ये है, आधा लूप ये है, टोटल एक लूप बना। इसका मतलब है ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा 1/4, ये भी लैम्डा 1/4। जब आप इन्हें ऐड करोगे ना, जरा देखिएगा, जब इसे ऐड करोगे तो L इक्वल्स टू लैम्डा 1/4 प्लस लैम्डा 1/4, तो दैट इज, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 लैम्डा 1/4, इसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो लैम्डा 1 आ जाएगा 2L ओवर 1। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, ये N है। इसका मतलब है नोड 1 एंटी नोड 2। पिछले वाले में क्या था, तनी हुई रस्सी में, कि जितना हार्मोनिक्स था उतने एंटी नोड बनते थे, उससे एक ज्यादा नोड बनता था। इसमें उसका उलट हो गया, जितना हार्मोनिक है उतने नोड बनेंगे, उससे एक ज्यादा एंटी नोड बना करेगा। यानी सिचुएशन ये हो जाएगी कि
नोड और एंटी नोड की रेशियो हमेशा 1 से कम होगी। तनी हुई रस्सी में क्या था कि नोड और एंटी नोड की रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा थी। अब ये डिफरेंस आ गया दोनों का। जी इस वक्त जो है वो बता रहे थे कि वो रिंग सा बन जाएगा सूरज का, सूरज के गिर्द, मतलब वो चांद बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो आप लोग भी उसका नज़ारा ले लो। ये सिचुएशन बन रही है इस वक्त, और ये सालों के बाद ऐसा हुआ करता है। मुमकिन है कि कभी जिंदगी में दोबारा ना हो ऐसा। ठीक है, चलिए हम पढ़ ले, वरना हडरामी पड़ जानी। जी ये पॉइंट क्लियर हुआ, समझ आ गई। अब देखो डिफरेंस, ये भी एमसीक्यू आ गया। इसका मतलब है जिसमें नोड की, अगर मैं कहता हूँ ये सिर्फ नोड और एंटी नोड की बेस पे बताएं कौन सी वेव्स है, तो अगर नोड की तादाद ज्यादा होगी एंटी नोड से तो रस्सी होगी, और अगर एंटी नोड की तादाद ज्यादा होगी नोड से तो कौन सा होगा, ओपन एंड पाइप होगा। इसे जब आप लोग सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे बात करेंगे। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपके पास वही पाइप, ये सिचुएशन बन गई। ठीक है, अब लूप इसमें भी कितने बने, 2, ये टोटल लेंथ L, ये कितना आ जाएगा λ2/4, यहां से यहां तक λ2/2, यहां से यहां तक λ2/4। अब इसमें देखो 1 और 2 नोड बन गए 2, एंटी नोड बन गए कितने, 3, और नोड और एंटी नोड की रेशियो हमेशा 1 से लेस आएगी। इसे जब आप ऐड करोगे तो सेम यही सिचुएशन, वही रिलेशन बन जाएगा। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे चलोगे, यानी सेकंड ओवरटोन पे चलोगे, तो ये सिचुएशन, सिंप्लीफाई करोगे इसे। अब इसमें देखो 1 2 3, नोड 3, एंटी नोड 4, और नोड और एंटी नोड की रेशियो 1 से लेस। ठीक हो गया जी। अब पिछले के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो इसे। इसी तरह जब nth मोड ऑफ वाइब्रेशन पे चलोगे तो nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या आ जाएगा, अब जितना हार्मोनिक था उतने नोड, उससे एक ज्यादा एंटी नोड। अब यहां पे देखो नोड उतने ही आएंगे जितना हार्मोनिक से एंटी नोड एक बढ़ जाएगा, बाकी सेम यही सिचुएशन। और नोड और एंटी नोड की रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा। यानी अगर आपसे कहा जाए ना कि भाई नोड और एंटी नोड की रेशियो 1 से बड़ी है तो वो हमेशा रस्सी हुआ करेगी, तनी हुई रस्सी। अगर आपसे कहा जाए जी कि नोड और एंटी नोड की रेशियो हमेशा 1 से कम है तो वो क्या हुआ करेगी, ओपन एंड पाइप हुआ करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओपन एंड पाइप में आपके पास F1 भी है, 2F1 भी है, 3F1 भी है, 4F1 भी है, 5F1 भी है, 6F1 एंड सो ऑन। यानी सारे इवन और ऑड सारे हार्मोनिक्स आपके पास मौजूद हैं। जी यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर इसी पे आपको करवा रहा हूं कौन सा, इसी पे आपको करवा रहा हूं
एयर कॉलम, क्लोज्ड एंड पाइप। जल्दी से सर जी जी सर इसमें भी ओवरटोन हार्मोनिक से एक कम होगा? जी, ओवरटोन हमेशा हार्मोनिक से कम हुआ करता है, वो किसी भी केस में है, चाहे वो रस्सी है, तनी हुई रस्सी है, चाहे वो आपके पास पाइप है। जी क्लियर हो गया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी पे सॉल्व करवा रहा हूँ आपको क्लोज्ड एंड पाइप। हाँ जी क्लियर? चलिए अगला देखिएगा जी जरा, इसी पे सॉल्व करूंगा। क्लोज्ड एंड पाइप, क्लोज्ड एंड पाइप, एक एंड से बंद होगा पाइप। अब उसमें क्या सिचुएशन होगी? उसमें ये सिचुएशन होगी, जरा देखते हैं और उसका क्या बिहेवियर बनेगा। ये पाइप है, ओपन एंड पे हमेशा क्या बनना है? एंटी नोड, और क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बना करेगा। ये बन गया, मिनिमम यही हो सकता है। कितने लूप बन गए? आधा लूप बना यहां से यहां तक, दैट इज लैम्डा 1/4। इसका मतलब है L इक्वल्स टू लैम्डा 1/4 एंड लैम्डा 1 इक्वल्स टू 4L/1। यहां पे देखो, एक एंटी नोड, एक नोड, इसका मतलब है दोनों 1, रेशो भी 1। अब जरा गौर से देखो, जिसमें नोड एक ज्यादा था एंटी नोड का, एंटी नोड से, वो तनी हुई रस्सी में स्टेशनरी वेव थी। जिसमें एंटी नोड एक ज्यादा था नोड से, वो स्टेशनरी वेव थी एयर कॉलम में जब दोनों एंड से ओपन था। और अगर नोड और एंटी नोड बराबर हो तो वो हमेशा क्लोज्ड एंड पाइप हुआ करेगा। तो ये देखो, सिर्फ नोड और एंटी नोड की बेस पे आप अंदाजा लगा लोगे। तो F1 क्या आ जाएगा? V/λ1, that is V/4L। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात की जाए अगर, तो आपके पास जो पाइप है, वो ये सिचुएशन बन जानी थी। इससे अगला स्टेप ये आ जाना था, और ये कितना बन जाना था? यहां से यहां तक लैम्डा 2/4 लैम्डा 2/2। जब आपने इसे सॉल्व करना था तो ये बन जाना था 4L/3। जब इसे सिंप्लीफाई करना था, 3 इंटू यहाँ पे 4 आ जाना था, 3F1। यानी इससे अगली सिचुएशन 2F1 पे नहीं बननी थी, इससे अगली ये वाली सिचुएशन जो है ये 3F1 पे आनी थी। अब यहां पे देखो, एक नोड एंटी नोड, दूसरा एंटी नोड, यानी एक नोड दूसरा नोड, एंटी नोड भी दो, नोड भी दो, तो नोड और एंटी नोड की रेशियो हमेशा 1। जब इससे आगे हम लोग थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे गए, यानी सेकंड ओवरटोन पे, यानी थर्ड हार्मोनिक्स पे,
तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। ये बन गई। अब जरा गौर से देखिएगा, F1 था तो लैम्डा वन जो था 4L/1 आ गया। सेकंड मोड पे पहुंचे तो किसके बराबर आ गया, 4L/3। इससे आगे चलोगे दैट इज 4L/5 और F3 जो होगा वो 5F1 पे आ जाएगा। अब इसमें अगेन देखो 3 नोड और 3 ही एंटी नोड, रेशियो अगेन 1 आएगी। और nth मोड ऑफ वाइब्रेशन पे अगर बात करते हो तो आप लोग देखो जितना हार्मोनिक्स उतने नोड उतने ही एंटी नोड, जितना हार्मोनिक्स उतने नोड उतने ही एंटी नोड, जितना हार्मोनिक्स उतने नोड उतने ही एंटी नोड, और रेशियो 1 ही आएगी। और यहाँ पे 4L/m आ जाएगा और इसे लिखोगे किस तरह, वेयर m equals to 1, 3, 5 and so on, और Fn equals to mF1, 1, 3, 5 and so on। और इसमें जो हार्मोनिक्स आएगी, हार्मोनिक सीरीज आएगी आपके पास, वो हार्मोनिक सीरीज आएगी किसमें, F1, 3F1, 5F1, 7F1 एंड सो ऑन। यानी अगर आप क्लोज्ड पाइप में देखो तो क्लोज्ड पाइप में F1 आ रहा है, 3F1 आ रहा है, 5F1 आ रहा है, यानी इसमें सिर्फ आपके पास ऑड हार्मोनिक्स आएंगे। ठीक है, यानी ओपन में हमेशा क्या होते हैं, इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स होते हैं, जबकि क्लोज्ड पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आएंगे, इवन हार्मोनिक्स हासिल नहीं होंगे। तो फिर मैं कह सकता हूं हार्मोनिक्स इन ओपन पाइप is 2 times of harmonics in closed pipe। समझ आ गई बात की, क्लियर हो गया जी। उससे ज्यादा हुआ करते हैं, डबल हुआ करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अच्छा, एक और एमसीक्यू देखिएगा यहाँ पे, ये भी एक एमसीक्यू है समझाने के लिए। अगर मैं ओपन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं, एफ ओपन, तो ये होती है V/2L। अगर मैं एफ क्लोज की बात करूं, V/4L। इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं 1/2 V/2L, तो दैट इज 1/2 एफ ओपन। यानी फिर मैं इस तरह भी कह सकता हूं एफ क्लोज्ड इक्वल्स टू 1/2 एफ ओपन। ठीक है, या इसे इस तरह भी कह सकता हूं एफ ओपन 2 times ऑफ एफ क्लोज्ड। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू बन जाएगा कि जी ओपन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा क्लोज्ड की फ्रीक्वेंसी का डबल हुआ करती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, यहां तक पहुंच के आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब एक सीक्वेंस में अगर मजीद बनाना चाहूं, आपको बना के दिखा देता हूं। इसे इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको एक सीक्वेंस बना के बता देता हूं मैं कि तीनों का अगर कंपैरिजन करना हो तो तीनों की रेशियोज कैसे आया करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चल रहे हैं डॉपलर इफेक्ट को, और डॉपलर इफेक्ट को वाइंड अप करेंगे आज हम लोग।
चलें ठीक हो गया जी, इसका ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। आगे चल रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे चल रहा हूँ। चले जी, जरा देखिएगा, अगर मैं तीनों को बारी बारी लिखूं ओपन क्लोज पाइप के हवाले से, अगर मैं तीनों को बारी बारी लिखूं तो पहले बात करूं स्ट्रेच स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात की जाए तो ये आएगा F1 2F1 3F1 4F1 एंड सो ऑन। और अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी रेशियोज मालूम करूं, फ्रीक्वेंसी रेशियो तो बड़ी सीधी सी है, 1, अगर पहले की 1 है तो दूसरे की 2 होगी, तीसरे की 3, 4 5, इसी तरह ये चलता रहेगा। सही है, ये फ्रीक्वेंसी रेशियो आ गई। अगर मैं बात करूं किस पे, ओपन एंड्स पाइप, ओपन एंड्स पाइप में भी यही आती थी, F1 2F1 3F1 4F1 एंड सो ऑन। तो फ्रीक्वेंसी रेशियो इसकी क्या आ जाएगी, सेम, दैट इज 1:2:3:4 चलता जाएगा आगे। अगर क्लोज्ड एंड पाइप हो, जी क्लोज्ड एंड पाइप पे क्या आएगा वो था F1 3F1 5F1 7F1 एंड सो ऑन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या हो जाएगी, that is 1:3:5:7 so on। अच्छा याद रखिएगा, नोड्स वाले जो पॉइंट होते हैं ना, नोड्स वाले पॉइंट, उन्होंने अपनी जगह से वाइब्रेट नहीं करना होता, उन्होंने फिक्स रहना होता है, बियर करना होता है, बर्दाश्त करना होता है। तो दो एक पॉइंट है जो याद रखोगे आप लोग हमेशा एयर कॉलम के केस में। नंबर 1, एट नोड्स, नोड्स पे द प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम, यानी उस वक्त प्रेशर मैक्सिमम होता है। प्रेशर चेंज एंड, इसके साथ और लिख लो, एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। ये दोनों चीजें मैक्सिमम होती हैं। और एंटी नोड पे चूंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस ज्यादा हो जाती है, ज्यादा डेंसिटी कम होगी और प्रेशर भी क्या होगा, कम। तो नंबर 2, एट एंटी नोड्स the pressure change and density of particles are minimum। ये दो पॉइंट याद रखोगे आप लोग।
यहां तक पहुंच के आपका स्टेशनरी वेव्स का आर्टिकल कंप्लीट हो गया। बात कर रहे हैं हम लोग किस पे, डॉपलर इफेक्ट पे। सर ये तो कैसे सिर्फ एयर कॉलम के लिए होंगे? हाँ जी ऐसा ही है। सर जी यहाँ जी। पे यहाँ पर आपने प्रेशर चेंज का वर्ड क्यों यूज किया है? तो जब प्रेशर मैक्सिमम होगा तो प्रेशर चेंज भी मैक्सिमम ही आएगा। जब मॉलिक्यूल्स दबाव लगा रहे होंगे, फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, उस वक्त मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे ना, ज्यादा हो जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे तो वो प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई कर रहे होंगे। पहले तो प्रेशर कम था, बाद में प्रेशर ज्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो चेंज भी मैक्सिमम आएगा। इनिशियल वैल्यू बहुत कम हो और फाइनल बहुत ज्यादा हो तो चेंज हमेशा मैक्सिमम ही आएगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। बात कर रहे हैं हम लोग किस पे, डॉपलर इफेक्ट पे। जी डॉपलर इफेक्ट। जी डॉपलर इफेक्ट, that is apparent change in frequency due to the relative motion between source of waves and observer। source of waves और observer के दरमियान relative motion की वजह से जो apparent change आता है frequency में, that is called the Doppler effect। अक्सर आप लोग देखो ना, आप जहाँ पे बैठे हुए हो, आप किसी गाड़ी की आवाज सुनते हो तो आप गाड़ी की आवाज सुन के इस चीज का अंदाजा लगा दे सकते हो कि गाड़ी हमारे करीब आ रही है, हमसे दूर जा रही है या रुकी हुई है। वो कैसे? अगर आप बैठे सुन रहे हो और आपको उस गाड़ी की आवाज मुसलसल तेज होती महसूस हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो गाड़ी हमारे करीब आ रही होगी। और अगर आवाज मुसलसल कम होती जा रही है, पिच कम होती जा रही है उसकी, तो आप क्या कहोगे कि गाड़ी हमसे दूर जा रही है। और अगर आप आवाज सुन रहे हो लेकिन आपको फर्क महसूस नहीं हो रहा कि ये आवाज की पिच हाई हो रही है या लो हो रही है, तब आप क्या कहोगे कि ये गाड़ी रुकी हुई है। वो गाड़ी हरगिज ऐसा नहीं होता कि जब आपके करीब आ रही हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी तेज होती जाती है, नहीं, वो असल में उस गाड़ी की मोशन की वजह से आपको महसूस हो रहा होता है अपेरेंटली, और तब तक होता रहेगा जब तक रिलेटिव मोशन मौजूद हो। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है जी? अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट चेंज आना, एक्चुअल नहीं होगा, ड्यू टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन की वजह से बिटवीन सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर, सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। उस सोर्स ऑफ वेव्स और ऑब्जर्वर की वजह से जो अपेरेंट चेंज आता है फ्रीक्वेंसी में, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। इज इट क्लियर जी? अब कौन कौन सी कंडीशंस है कि जिन कंडीशंस में डॉपलर इफेक्ट नहीं होता? नंबर 1, कंडीशंस फॉर नो डॉपलर इफेक्ट। नंबर 1, सोर्स, एस को सोर्स कहा है, एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट। जब ये दोनों रेस्ट में हो तब डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। नंबर 2, सोर्स इज मूविंग
with speed greater than स्पीड ऑफ साउंड। क्योंकि हम याद रखिएगा जॉन डॉप्लर ने ये इफेक्ट जो डिस्कवर किया ये वेव्स पे, लाइट वेव्स पे हुआ, लेकिन ये हर तरह की वेव्स पे इंप्लीमेंट होता है, चाहे वो लाइट वेव्स हो चाहे वो साउंड वेव्स हो, ठीक है। लेकिन हम ज्यादातर इसे इंप्लीमेंट किया करते हैं अपनी डेली लाइफ में साउंड वेव्स को, जो भी मैंने एग्जांपल दी तो साउंड वेव पे किया, लेकिन इसे लाइट वेव पे भी इक्वली इंप्लीमेंट किया जाता है, वो पढ़ेंगे आगे चल। नंबर 3 क्या है, कौन सी कंडीशन हो सकती है जी कि जब ये डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा? जी, ऑब्जर्वर is at rest is in rest state at the center of circle and S is moving along the circle। इस केस में भी डॉपलर इफेक्ट 0 होता है। नंबर 4, ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर moving in same direction with same speed। इस केस में हमारे पास इन 4 कंडीशन में किसी किस्म का कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं हुआ करता। समझ आ गई बात की? अब डॉपलर इफेक्ट, इसका मतलब है इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है, यानी डॉपलर इफेक्ट होगा ही तब जब रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अब इसके कुछ केसेस हैं, उन केसेस का मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। नंबर 1, केस 1, अब जरा गौर से देखिएगा, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, सारा शॉर्टकट बना के लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, चीज जहन में बैठ जाए, ठीक है। नंबर 1, पहले नंबर पे क्या है जी, ऑब्जर्वर जा रहा है किसकी तरफ? सोर्स की तरफ, जो कि किस में है? रेस्ट में, ठीक है। बल्कि इससे पहले आप लोग इस तरह लिखो, जनरल रिलेशन फॉर apparent frequency। अब वो क्या आएगा? दैट इज f डैश इक्वल्स टू v प्लस माइनस u नॉट ओवर v माइनस प्लस us into f। that is the general relation for apparent change in frequency due to the relative motion between source of waves and observer। अच्छा, केस 1 आएगा। अब केस 1 क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर जा रहा है किसकी तरफ? सोर्स की तरफ, और सोर्स किस में है? रेस्ट में। तब ये क्या बन जाएगा? f डैश इक्वल्स टू v प्लस u नॉट ओवर v इंटू एफ। और उस वक्त जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्चुअल से ज्यादा होती है, यानी हम क्या कहते हैं कि पिच
विल बी हाई, पिच हाई होगी। केस 2, अगर केस 2 हो जाए तो फिर क्या होगा? ऑब्जर्वर दूर जाएगा किससे? सोर्स से, तब एफ डैश इक्वल्स टू वी माइनस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ, एंड एफ डैश अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, पिच विल बी लो। ये अपेरेंट होगी। नंबर 3, अब क्या होगा? नंबर 3 क्या सिचुएशन होगी? ऑब्जर्वर रेस्ट में है, और सोर्स आ रहा है इसकी तरफ विद यूएस, तो फिर एफ डैश क्या आ जाएगा? वी, अब देखो अब ये 0 हो जाएगा ना, वी ओवर वी माइनस यूएस इंटू एफ, एफ होगी, पिच विल बी हाई। केस 4, अगर क्या हो, ऑब्जर्वर रेस्ट में, तो फिर नहीं, इससे अवे जाएगा अब, तो फिर एफ डैश इक्वल्स टू वी ओवर वी प्लस यूएस इंटू एफ, एफ डैश लेस देन एफ, पिच विल बी लो। केस 5, दोनों क्या हो रहे हो? ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, फिर ये फार्मूला कैसे बन जाएगा? एफ डैश इक्वल्स टू वी प्लस यू नॉट ओवर वी माइनस नॉट टू एफ, ठीक है, दैट इज एफ डैश ग्रेटर देन एफ, पिच विल बी हाई। और अगले केस की बात की जाए, केस 5, हाँ जी, केस 5 में क्या है? ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों अवे जा रहे हो, ये यू नॉट, ये यूएस, एफ डैश वी माइनस यू नॉट वी प्लस यूएस, एस आएगा, नॉट बी एस इंटू एफ, यानी एफ डैश लेस देन एफ, पिच विल बी लो। सही है जी। आपकी बुक में ये 4 केस दिए हुए थे, लेकिन ये 2 केस भी हैं, इनका ये रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन याद होने चाहिए। डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन में ना एक सबसे अहम चीज होती है आपका केस को आइडेंटिफाई करना कि ये केस कौन सा, उस केस के मुताबिक आपको फार्मूला याद हो। जनरल फार्मूला बता दिया, इसी से मैंने सारे ये बनाए और कुछ भी नहीं किया, ठीक है जी। इससे आगे डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, उन एप्लीकेशंस को आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। समझ आ गई बात की? यूनिट आपका ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपके ना इस सिलेबस में एक टॉपिक शामिल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। उसके लिए ना मैं कुछ, चूंकि प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है सारा, वो मैं आप लोगों को उसकी ना तस्वीरें बना के PDF फाइल बना के
वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसे पढ़ भी लीजिएगा, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम आगे पढ़ेंगे भी चल के, सेकेंड ईयर में चल के यूनिट्स में ना, लेकिन आप लोगों को वो मैं दे भी दूंगा, आप उसे पढ़ भी लीजिएगा ताकि आप लोगों को जरा मतलब नो हाउ तो पहले ही है उसके बारे में, लेकिन कुछ डिटेल में पढ़ने को मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। यूनिट आपका वाइंड अप हो गया, ये वेव्स वाला भी। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर लाइट का स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे अगले 2-1 दिनों में ना आपका ये फर्स्ट ईयर का काम को निपटा दिया जाए। सर आपने यूएस और यू नोट के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस कैसे लगाए हैं, वो एक्सप्लेन कर। कौन से? ये आगे केसेस में, केस 1 2 ये वाला? सर नहीं, केस जो है उनमें। और देखो ये पहले केस थे, मैंने एक शॉर्टकट बना के आपको बता दी है। अब वो रिलेशन कैसे आए वो आप लोगों ने प्रूव किए हुए हैं फर्स्ट ईयर में, मैं प्रूव नहीं करवा रहा, मैंने जनरल रिलेशन लिखा। अब देखो जब यू नॉट यूएस 0 था तो ये 0 हो गया, बटे के नीचे सिर्फ v बच जाएगा। इसका पहला केस क्या होगा? पॉजिटिव वाला। दूसरा केस क्या होगा? नेगेटिव वाला। जब उसके करीब जा रहा होगा तो पॉजिटिव का होगा, दूर जा रहा होगा तो नेगेटिव का होगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से आया था, ये आप लोगों ने प्रूव किया है। यहाँ पे जब उसी तरह किया मैंने पहले केस में, जब ये करीब आ रहा था तो रिलेटिव वेलोसिटी साउंड इस तरफ की तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐड हो गए। इस केस में फिर वही चीज यूएस 0 है, बटे के नीचे 0 होगा, सिर्फ v बचेगा। दूसरे केस में नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाला आ जाएगा क्योंकि अवे जा रहा होगा। मैंने प्रूव नहीं करवाए, मैंने सिर्फ आपको रिलेशन डिस्कस की और प्रूव हम लोगों ने करने भी नहीं। इन रिलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए आपको, ये रिलेशंस याद होने चाहिए। ठीक है सर। ठीक है जी सर। जी सर। चलें, यहाँ तक आपका ये वाइंड अप हो गया जी। क्लास को भी यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग। तो कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे किस पे? लाइट को शुरू करेंगे और एक आधा लेक्चर इसी तरह एक्स्ट्रा मजीद रखूंगा आपका, शायद कल या परसों बता दूंगा आप लोग। टेस्ट कल है आप लोगों का? सर जी सर, कल ही है। कल टेस्ट है आप लोगों का? जी सर। चलें ठीक हो गया जी, ठीक है। एक आधा वो एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे टेस्ट की डिस्कशन के लिए, उसके बाद फिर किसी दिन इसी तरह क्लास रख लेंगे जिसमें घंटे डेढ़ की क्लास रख के ना आप लोग का काम निपटा दिया जाए। ठीक है जी, चलें इसे पढ़िएगा अच्छी तरह, बाकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे हम लोग। ठीक है जी।